अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम HTML। बेसिक फाउंडेशन हमने बनाना सीखी, बेसिक स्केलेटन हमने वेबसाइट का बनाना सीखा। आफ्टर दैट हमने स्टार्ट किया कि हम उसको स्टाइल किस तरह से करते हैं यूजिंग CSS, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स अ फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप, ताकि हमें बार बार जो है वो बहुत सारी स्टाइलिंग ऐड ना करनी पड़े। हमें काफ़ी सारा स्टाइल ऑलरेडी मिल जाता था, तो हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करके अपना क्विकली जो है वो स्टाइलिंग ऐड कर लेते थे अपनी वेबसाइट के अंदर। उसके बाद थर्ड हमने ये चीज़ देखा कि अगर वेबसाइट के अंदर हमने इंटरेक्टिविटी ऐड करनी है, जैसे यूज़र के किसी क्लिक एक्शन पे कोई एक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल हमने एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया कि यूज़र ने एक वेबसाइट के अंदर दो नंबर्स को जो है वो सम करना है, माइनस करना है। बेस्ड ऑन यूज़र जो है सिलेक्शन, हम लोगों ने एक एक्शन परफॉर्म करवाना था विद इन जो है वो वेबसाइट। और तब तक हमने कुछ बैकएंड को टच नहीं किया था, जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हमने ये चीज़ें कवर अप की। जावास्क्रिप्ट के बाद जावास्क्रिप्ट को बेसिकली हमने बहुत आप ये कह लें कि एक दो क्लासेस में टच किया था, ज़्यादा हम डिटेल में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि जावास्क्रिप्ट के जो एडवांस चीज़ें हैं, जिसमें प्रोमिसेस या फ्रेमवर्क आगे जाके हम लोग जो कवर करेंगे रिएक्ट जेएस नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह। वो बेसिकली कुछ एडवांस कंसेप्ट है जो बैकएंड के साथ ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे एपीआई कॉल्स और वो सारी चीज़ें। वो अब आने वाले जो है वो लेक्चर्स में हम लोग रेक्ट जेएस पे शिफ्ट हो जाएंगे। जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा टच करने के बाद हमने पीएचपी को स्टार्ट किया। हमने वेरिएबल्स, फंक्शंस, लूप, कंडीशंस, इन चीज़ों को समझा। और उसके बाद हमने कल की क्लास में बेसिकली डेटाबेस का स्ट्रक्चर सीखा कि डेटाबेस में डाटा को किस तरह से ऐड करते हैं, टेबल किस तरह बनाते हैं, डेटाबेस किस तरह बनाते हैं, और डेटाबेस से डाटा को निकालते कैसे हैं। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास था, सेशंस को कैसे यूज़ किया जाता है ताकि हम यूज़र की ऑथेंटिकेशन को हैंडल कर सकें डिफरेंट फाइल्स के ऊपर, डिफरेंट यूआरएल्स के ऊपर बेसिकली। तो उस चीज़ को भी हमने कल कवर अप कर लिया था। आज की क्लास बेसिकली हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, टू डू एप्लीकेशन। बेसिकली यूज़र अपने टास्क, यहाँ पे यूज़र साइन अप करेगा, लॉगिन करेगा और उसके बाद आके अपने जो है वो टास्क शेड्यूल कर लेगा। उसके बाद क्या होगा कि यूज़र को डेली पता लग जाएगा पोर्टल में आके कि आज मैंने ये करना है। तो सिंपल टू डू लिस्ट है कुछ, इसमें हम एडवांस अभी ऐड अप नहीं करेंगे। अभी के लिए हमने यही समझना है कि बेसिकली कंप्लीट लाइफ साइकिल हमारा काम किस तरह से करता है। इसको स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास से आगे ही ये चीज़ें इनहेरिट होंगी। कल हमने हमारी मेन फाइल जो थी बेसिकली वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, index.html। और उसके बाद इस फाइल को हमने सबमिट किया था प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की फाइल पे। यहाँ पे हमने जो है डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के बाद यूजर्स के टेबल में डाटा को स्टोर करवा दिया था। सो आफ्टर दैट हम जब यूज़र के साइन अप होने के बाद लॉगिन पेज पे जा रहे थे, और लॉगिन पेज के ऊपर हमने यूज़र की ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को लेने के बाद प्रोसेस लॉगिन की फाइल में ऑथेंटिकेशन की लॉजिक लिखी थी कि अगर यूज़र का ईमेल और पासवर्ड यूज़र ने करेक्ट ऐड किया है, पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन के थ्रू हमने हैश को चेक किया था। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हैं तो यूज़र को लॉगिन करके आगे प्रोसीड करना है। तो हमारी जो थर्ड फाइल थी वो dashboard.php की फाइल थी। इस फाइल के ऊपर अभी के लिए हमने कोई काम नहीं किया, हमने जस्ट इसको सिक्योर कर लिया था कि अगर तो यूज़र लॉगिन करने के बाद इस फाइल पे आ रहा है तो वो इस फाइल की फर्दर जो कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकता है। अदरवाइज सिंपली हम लोग उसको login.php फाइल पे वापस रीडायरेक्ट कर रहे थे। और login.php फाइल पे हमने टॉप पे ये कंडीशन लगाई थी कि अगर यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है और इस फाइल को एक्सेस कर रहा है तो उसको सिंपली डैशबोर्ड मिलेगा। तो ऑथेंटिकेशन सेशन मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। ये चीज़ हमने कल एक जो है क्विकली कवर कर ली थी। आज हम देखते हैं कि यूज़र हमारे पास साइन अप हो गया और डैशबोर्ड की फाइल में आ गया। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट चीज़ें हमारी स्टार्ट होंगी कि यूज़र ने साइन अप करके लॉगिन कर लिया। अब यूज़र मेन फाइल पे आ गया। यहाँ पे यूज़र अपने टू डू देख सकता है, लाइक अपने टास्क की लिस्ट देख सकता है। और अगर यूज़र कोई टास्क बनाना चाहता है तो वो भी यहाँ पे ऐड अप कर सकता है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसको। अभी के लिए ये वेलकम मैसेज मैंने टॉप पे लिखा था, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। और यहीं पीएचपी के नीचे मैं अपना एचटीएमएल स्ट्रक्चर स्टार्ट करता हूँ। इसको हम कह देते हैं कि माई टू डू लिस्ट। वेलकम का मैसेज है, वेलकम टू योर डैशबोर्ड, और हेलो कर देंगे हम यूज़र को। ये सेशन यूज़र नेम बेसिकली हमने ऑलरेडी लॉगिन डॉट पी की फ़ाइल में, प्रोसेस लॉगिन डॉट पी की फ़ाइल में हमने ऑलरेडी इसको स्टोर करवा दिया है। जो डीबी से यूज़र का नेम आ रहा है उसको हम सेशन में ऑलरेडी स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे हम उसको एक ग्रीटिंग मैसेज देने के बाद
यहाँ पे आप अपनी टू डू की लिस्ट को प्रिंट करेंगे। सो अब टू डू लिस्ट के लिए अगेन हमें क्या करना है कि डेटाबेस में पहले एक कनेक्शन बनाना है और डेटाबेस में हमारे पास एक टेबल भी होना चाहिए जहाँ पे हमने टू डू की लिस्ट को स्टोर करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपना जो जैम्प है आपके पास वो आप ऑन करें और उसमें हमारे पास जो माई एसक्यूएल का कनेक्शन होता है बेसिकली उस सर्वर को हमने स्टार्ट करना होता है। कल हमने देखा था कि अगर हमने डेटाबेस में कोई टेबल वगैरह ऐड करना है तो उसके लिए हमें वो सर्वर का स्टार्ट होना हमारे लिए ज़रूरी है। सो यहाँ पे मैं अपाची सर्वर को भी स्टार्ट कर दूंगा और उसके साथ माई एसक्यूएल डेटाबेस के सर्वर को भी स्टार्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे हमें डेटाबेस में जाना है, लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन हम लिखेंगे और ये हमारी डेटाबेस ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमने कल जो डेटाबेस बनाई थी उसका नाम था टू डू और इसके अंदर हमने एक टेबल बनाया था यूजर्स के नाम से जहाँ पे हम अपने यूजर्स जो साइन अप हो रहे हैं उनका डाटा रख रहे थे। अब आज हम नेक्स्ट टेबल यहाँ ऐड करेंगे, उसका हम नाम रख लेते हैं टू डू लिस्ट, आप कह सकते हैं उसको, माई टू डूज भी कह सकते हैं और टू डू आइटम्स भी ठीक नाम है, जो भी हम नाम इसका सूटेबल नेम यहाँ पे हम रख सकते हैं। जो चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है वो ये है, कल भी मैंने इस चीज़ को मेंशन किया था कि नेम हमेशा हम लोग प्लूरल में रखेंगे। इस चीज़ का आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इसको बार बार क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं प्लूरल रखने की। फ्रेमवर्क पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो फ्रेमवर्क इन्फोर्स करता है आपका कि आपके जो टेबल का नाम होगा वो प्लूरल में होगा, उसको आप सिंगल नहीं रख सकते। लाइक मैं टू डू आइटम रखूंगा तो ये मतलब फ्रेमवर्क की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से ये थोड़ा सा हमारा खराब हो जाएगा। सो टू डू आइटम्स रख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने कॉलम डिफाइन करते हैं। सो एक कॉलम हमारे पास ऐसा होगा जो थ्रू आउट दी टेबल जिसकी वैल्यू यूनिक होगी उसको हम आईडी कह देते हैं। उसकी टाइप इंटीजर ही ठीक है और यहाँ पे हम आके उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे जैसे हमने यूजर्स के टेबल में भी आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट किया था। सो एक ऐसे कॉलम का होना ज़रूरी है जो हर रो में जिसकी वैल्यू डिफरेंट हो। सो उसका नाम हमने आईडी रख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम एक कॉलम बनाएंगे जिसका नाम मैं रखूंगा यूज़र आईडी। सो बेसिकली यूज़र आईडी क्या है, लेट्स से यहाँ पे हमारा जो यूज़र लॉगिन हुआ है उसकी आईडी हम कह लेते हैं कि टू आईडी वाला यूज़र हमारा लॉगिन हुआ वेबसाइट पे और अब वो यूज़र एक टू डू लिस्ट को ऐड कर रहा है। अब जब वो यूज़र टू डू लिस्ट को ऐड करेगा तो हम क्या करेंगे कि उस टू डू लिस्ट के अगेंस्ट, उस टास्क के अगेंस्ट जो यूज़र आईडी स्टोर करवाएंगे वो टू करवाएंगे। इस तरह से हमारा रेफरेंस बन जाता है कि किस यूज़र ने ये टू डू आइटम ऐड किया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉरेन आईडी, रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली अभी हम इसको ज़रा कंप्लीट करते हैं स्ट्रक्चर को और फिर हम देखते हैं कि जब डाटा इसमें ऐड होगा तो वो किस तरह से हमारा रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे यूज़र आईडी उसका नाम रख देते हैं, टाइप उसकी इंटीजर होगी, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे टू डू के अंदर जो यूज़र ने रखना है उसको हम कह देते हैं टास्क। बेसिकली यूज़र एक टास्क ऐड किया करेगा, इसकी टाइप हम कह देते हैं कि टेक्स्ट होगी। लेंथी हो सकता है वेरिएबल कैरेक्टर क्योंकि हमारा नॉर्मली 200 300 लेटर्स के लिए यूज़ किया जाता है। सो टास्क लेंथी भी यूज़र ऐड कर सकता है तो हम इसकी टाइप टेक्स्ट रख देंगे। टेक्स्ट की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद एक और चीज़ हमें यहाँ पे ऐड करनी होगी वो है क्रिएटेड एट। क्रिएटेड एट मींस यूज़र ने ये टास्क कब किस डेट को क्रिएट किया था और यहाँ पे इसकी टाइप जो है वो हमारे पास एक ऑप्शन है टाइम स्टैम्प की। टाइम स्टैम्प हम रख देंगे और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, बाकियों की हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन रखी है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम करंट टाइम स्टैम्प रख देंगे। सो करंट टाइम स्टैम्प का क्या मतलब है कि जिस डेट और टाइम को यूज़र अपना टास्क ऐड करेगा एग्जैक्टली वो डेट टाइम ऑटोमेटिकली इस कॉलम के अंदर स्टोर हो जाएगी। हमें खुद से पास नहीं करनी पड़ेगी कोड के थ्रू, ये ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी। सो आईडी, यूज़र आईडी, टास्क, क्रिएटेड ऐड और एक कॉलम हम मजीद यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐड वन कॉलम की ऑप्शन ऊपर टॉप पे आ रही होती है। सो एक और कॉलम हम ऐड कर लेते हैं, उसमें हम रख देते हैं इज कंप्लीटेड। सो यूज़र ने टास्क ऐड किए और यूज़र आज अपने टास्क जो भी डेली टास्क होते हैं जो यूज़र करता जा रहा है और उसके बाद यूज़र के जो जो टास्क होते जा रहे हैं यूज़र उसको मार्क एज कंप्लीट कर रहा है। तो डीबी में भी हमें वो चीज़ स्टोर करवानी पड़ती है कि कौन सा टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो टाइप है वो हमारे पास एक ऑप्शन होती है बूलियन। इसमें ट्रू फॉल्स की वैल्यू हम लोग स्टोर करवा सकते हैं और इसकी हम डिफाइंड वैल्यू जो बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे वो रखेंगे ज़ीरो। इसका मतलब है फॉल्स। लाइक बाय डिफ़ॉल्ट जब फर्स्ट टाइम हमारा टास्क क्रिएट हुआ करेगा तो उसकी जो इस कंप्लीटेड की वैल्यू है वो हुआ करेगी फॉल्स। बाद में हम यूज़र जब इसको कंप्लीट कर देगा तो हम इसको वन कर दिया करेंगे। सो यूज़र आईडी, टास्क, क्रिएटेड एड, इज कंप्लीटेड, ये चीज़ें हमने यहाँ पे रख दी। अब हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ओके, सो हमारा टेबल रेडी है।
अब हमें क्या करना है कि इस टेबल में डाटा को ऐड करना और इस टेबल से डाटा को निकालना, ये दोनों क्यूरीज हमें वहाँ पे ऐड करनी है ताकि जो लॉग्ड इन यूज़र है वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सके। सो यहाँ पे मैं एक अगेन जैसे कल हमने पीडीओ डेटाबेस से लिंक बनाया था। सो न्यू पीडीओ लोकल होस्ट डीबी नेम इज़, हमारे पास डेटाबेस का नाम है टू डू, और यूज़र नेम हमारे पास रूट है बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है, और पासवर्ड हम ब्लैंक रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पीडीओ है उसमें ये एट्रीब्यूट हम सेट कर देते हैं। ये दो एट्रीब्यूट्स हम सेट इसलिए करते हैं कि अगर डेटाबेस में ड्यूरिंग कोई भी क्यूरी हमें कोई एरर आता है तो वो उस एरर को प्रॉपरली हैंडल करके पेज को ब्रेक करते, लाइक एग्जीक्यूशन हमारी स्टॉप हो जाए वहीं पे। सो एट्रीब्यूट हमने सेट कर दिए। उसके बाद हमने यहाँ पे अब क्यूरी लिखनी है। सो क्यूरी मेरे पास क्या है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, सॉरी नॉट फ्रॉम यूजर्स, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टू डू आइटम्स। सो अब हमें टू डू आइटम्स के टेबल से डाटा लेके आना है। सो इस पेज के ऊपर ये जो पेज मैंने बनाया बेसिकली ये पेज मेरा है माई टू डू लिस्ट, मैं इसको कह रहा हूँ कि मेरी जो टू डू आइटम्स मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं सबसे पहले मुझे वो डिस्प्ले भी हो रहे हो, और उसके साथ साथ मेरे पास एक ऑप्शन भी हो कि मैं मजीद टू डू भी उसमें ऐड कर सकूँ। सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टू डू आइटम्स वेयर। अब वेयर के अंदर जो कंडीशन हमने लगानी है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू, अब ये कॉलन यूजर आईडी अगेन प्लेस होल्डर का ऑप्शन भी है, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि जो ये सेशन के अंदर यूजर आईडी है मैं उसको एक वेरिएबल में निकाल लेता हूँ। यूजर आईडी इज इक्वल टू सेशन यूजर आईडी, और यहाँ पे मैं यूजर अंडरस्कोर आईडी पास कर देता हूँ। सो वो वाली टू डू आइटम्स लाओ जहाँ पे यूजर आईडी कौन सी यूजर आईडी है, जो यूजर आईडी मैंने सेशन में स्टोर की है। सेशन में मैंने कब स्टोर की है, लॉगिन प्रोसेस लॉगिन होते हुए। सो अब अगर इस पूरी हायरार्की को हम समझें तो अगर हमारे पास जो यूजर था जिसने लॉगिन किया था उस यूजर की आईडी है टू, ठीक है, xyz@gmail.com का यूजर वेबसाइट पे आया, उसने लॉगिन किया, जो टू आईडी है हमने उसको सेशन में रख लिया। उसके बाद वही यूजर जाके एक टू डू आइटम बना रहा है तो उस केस में हमने जो यूजर आईडी की वैल्यू है वो हम टू रख देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो टास्क है बेसिकली ये किस यूजर ने ऐड किया है, जिसकी आईडी टू है। सो बेसिकली होता क्या है कि एक टेबल की जो प्राइमरी की होती है, कल हमने प्राइमरी की को कहा था कि उसकी वैल्यू थ्रू आउट दी जो है वो थ्रू आउट द टेबल डिफरेंट होती है, कोई भी रो डुप्लीकेट वैल्यू के साथ नहीं आएगी, प्राइमरी की वैल्यू हमेशा डिफरेंट होती है। सो एक टेबल की जो प्राइमरी की होती है वो दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की बिहेव कर रही है, यानी रिलेशन के लिए यूज हो रही है। यानी यहाँ पे हमारे पास जो आईडी है वो अगर मैं टू डू आइटम्स के अंदर यूजर आईडी में स्टोर करवा देता हूँ तो मेरे पास रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है कि भाई यूजर आईडी कौन सा था आपका, वो यूजर था बेसिकली यूजर कौन सा था जिसकी आईडी टू, अभी अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझे तो। सो यहाँ पे मेरे पास रेफरेंस बन जाता है। सो अब इस रेफरेंस को ही हमने यहाँ पे क्यूरी के थ्रू भी लिखा है कि वो वाली टू डू आइटम्स लाओ जहाँ पे डॉलर यूजर आईडी इज इक्वल टू सेशन यूजर आईडी, हमने ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया। और सेशन में वैल्यू कब स्टोर की हमने, जब यूजर लॉगिन हुआ। तो बेसिकली अब लॉगिन यूजर के टू डू यहाँ पे हम फेच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस जो हमने लिखा ये लॉगिन यूजर की टू डू आइटम्स को गेट करने का था। ओके, सो ये हमारे पास क्यूरी आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, फर्स्ट हम प्रिपेयर करते हैं क्यूरी को और उसके बाद हम क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये दोनों लाइन्स हमने कल देखी थी। उसके बाद जो कल हमने फंक्शन देखा था, अगर हम प्रोसेस लॉगिन में देखें तो वो फंक्शन था फेच का, यूजर इज इक्वल टू स्टेटमेंट देन फेच, और पीडीओ फेच अशोक हमने लिखा था एसोसिएटिव अरे के उसमें कन्वर्ट करने के लिए। इसका मतलब ये होता है, फेच का मतलब कि हमने एक सिंगल आइटम डीबी से निकालनी है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो यूजर गेट किया था उसको हमने कहा था कि वो वाला यूजर लेके आओ जहाँ पे ईमेल, जो ईमेल यूजर ने फॉर्म से भेजी है वो वाली ईमेल हो। तो उस यूजर को हमने फेच किया था और हमने डीबी के अंदर जो ईमेल की बेसिकली ईमेल का कॉलम है उसको हमने ऑलरेडी यूनिक कहा हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिंगल एलिमेंट हमें रिसीव हुआ और उसके लिए हमने फेच यूज कर लिया। अब चूंकि जो टू डू आइटम्स होंगे वो एक यूजर की मल्टीपल हो सकते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन जो हम यूज करेंगे वो फेच ऑल का करेंगे कि एक से ज्यादा जो है वो टू डू हमारे पास डीबी में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो मल्टीपल अरे लेके आनी है आपने, एक अरे के अंदर मल्टीपल अरेज होंगी, टू डायमेंशन अरे भी बोलते हैं इसको। सो यहाँ पे मैं अभी के लिए इसको वार डम करता हूँ और टू डू आइटम्स, और उसके बाद मैं कोड को एग्जिट कर देता हूँ।
ओके, सो डैशबोर्ड डॉट पीएचपी की फाइल पे अब हमें अभी के लिए डीबी से वो वाले टू डू रिसीव होने चाहिए जो लॉगिन यूज़र है उसने ऐड किए हैं। सो ब्राउज़र पे जाते हैं हम लोग और यहाँ पे मैं लोकल होस्ट स्लैश क्लास 8 इसका फोल्डर हमने बनाया हुआ है और उसके बाद मैं डैशबोर्ड डॉट पीएचपी की फाइल को एक्सेस करता हूँ। सो अब चूंकि हमें ऑलरेडी पता है कि डैशबोर्ड डॉट पीएचपी की फाइल मेरी एक्सेस नहीं होगी, उसकी रीज़न है हमारे पास ये फाइल प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी। यूज़र ने लॉगिन किया होगा तो यूज़र इस फाइल पे आएगा। सो मैं ट्राई करता हूँ फिर भी एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसने एक्सेस नहीं करने दी, वो मुझे लॉगिन की फाइल पे ले आया। ओके, सो हम यहाँ पे लॉगिन डिटेल ऐड करते हैं xyz@gmail.com और 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, डैशबोर्ड डॉट पीएचपी की फाइल पे मैं आ गया और एक अरे मेरे पास प्रिंट हो रही है जिसके अंदर कोई भी अभी वैल्यू नहीं है। उसकी रीज़न यही है कि डेटाबेस के अंदर अभी हमने कोई भी टू डू आइटम ऐड नहीं की इस यूज़र के अगेंस्ट। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इंसर्ट में जाते हैं, ठीक है, और इंसर्ट के टैब में जाके मैं यूज़र आईडी यहाँ पे ऐड करता हूँ 2 और टास्क ऐड करता हूँ लेट्स से दिस इज़ डेमो टास्क कह देते हैं। क्रिएटेड एट करंट टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा, इज़ कंप्लीटेड 0। कंप्लीट करते हैं इसको। सो यहाँ पे मेरे पास एक रो मैंने डायरेक्टली इसको डेटाबेस से ऐड किया अभी सिर्फ समझने के लिए। एक्चुअली हम इसका फॉर्म क्रिएट करेंगे। सो अब मेरे पास डीबी में एक टू डू आइटम एग्जिस्ट करती है जहाँ पे यूज़र आईडी की वैल्यू मैंने 2 रखी है। 2 जो यूज़र आईडी है वो किसकी है यूज़र के टेबल में, वो xyz@gmail की है। सो अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अब डाटा आ रहा है। एक अरे है, आउटर अरे, ठीक है, और उसके अंदर अगेन मेरे पास एक सब अरे है। इसको आई थिंक हम एक दूसरे तरीके से प्रिंट करते हैं, वो ज़्यादा रीडेबल फॉर्मेट होता है। प्रिंट आर हम यूज़ करते हैं अरे को प्रिंट करने के लिए। उससे पहले अगर हम प्री का टैग ऐड कर दें और उसके बाद भी प्री का टैग ऐड कर दें तो उससे जो अरे को प्रिंट करते हैं हम उसकी रीडेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। सो अगेन इसको रिफ्रेश करते हैं। सो ये फॉर्मेट मेरे पास आ रहा है कि आउटर भी एक अरे है पूरी और उसके अंदर एक अगेन अरे आ रही है। ये जो सेकंड अरे है, इस केस में मैं इसको कहूंगा कि ये अरे 2D है, 2 डायमेंशन है इसकी, क्योंकि अरे के अंदर अरे आ गई है, ठीक है। सो अरे के अंदर जो अरे है उसके अंदर मेरे पास अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास। एक टास्क आ रहा है डीबी से, उसमें डेट वगैरह आ रही है जो करंट डेट, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है, और यूज़र आईडी यहाँ पे 2 आ रही है, ठीक है। सो अब अगर मैं डीबी से इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, टू डू आइटम्स में जाते हैं और यूज़र आईडी को चेंज करते हैं, लेट्स से मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो अगेन मेरे पास यहाँ पे वैल्यू नल आ रही है, ब्लैंक वैल्यू आ रही है। इस टाइम कोई टू डू एग्जिस्ट नहीं करता 20 के आईडी के अगेंस्ट। सो यही कंसेप्ट यहाँ पे समझने वाला है कि अथेंटिकेशन जब हमारे पास होती है, यूज़र अथेंटिकेट हमने करवा लिया, अब अथेंटिकेशन की बेस पे यूज़र का डाटा हमने निकालना है, तो वहाँ पे एक ऐसा कॉलम हमारे पास होना चाहिए जिसकी वैल्यू जो है वो थ्रू आउट द टेबल यूनिक हो। और वो हमने कल यूज़र के टेबल बनाते हुए आईडी को रख दिया था। आईडी का कॉलम हमारे पास प्राइमरी था, अगर हम स्ट्रक्चर से देखें तो ये मुझे शो भी कर रहा है कि ये एक प्राइमरी कॉलम है। इसकी वैल्यू हर जो है वो कॉलम में डिफरेंट होगी। सो उसके बाद हमने यहाँ पे अब उसकी वैल्यू को जब टू डू आइटम के अंदर स्टोर किया है, हमारे पास उसका रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। सो इसको वापस हम टू करके चेक कर लेते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है। अभी के लिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा क्योंकि हमने बेसिकली डेटाबेस में डायरेक्टली ऐड नहीं करना, हमने एक फॉर्म के थ्रू चलना है। सो हम वापस आ जाते हैं अपनी फाइल के अंदर। यहाँ तक हमने देख लिया कि डाटा बेस से हम वही डाटा निकाल रहे हैं जो लॉगिन यूज़र का डाटा। अब इस पॉइंट पे अगर हम एक चीज़ नोट करें अपनी मल्टीपल फाइल्स के अंदर, स्टार्ट करते हैं ज़रा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन से। कुछ कोड ऐसा है जो हमारा डुप्लीकेट हो रहा है। आप अगर नोट करें, ये जो कोड है जब हम पीडीओ का मैं रिलेशन बना रहा हूँ, स्टैब्लिश कर रहा हूँ और उसके बाद सेट एट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये पीस ऑफ कोड यहाँ पे भी 2 लाइनें सेम पड़ी हुई हैं। प्रोसेस लॉगिन में भी ये 2 लाइंस एग्जैक्टली सेम पड़ी हैं, ठीक है। और उसके बाद डैशबोर्ड में भी अगर आप देखें तो ये 2 लाइंस एग्जैक्टली सेम पड़ी हैं मेरे पास। तो अब यहाँ पे कोड ऑर्गेनाइजेशन की हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि जब हमारे पास मल्टीपल फाइल्स में कोई कोड रिपीट होने लग जाए ना, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि वो कोड जो रिपीट हो रहा होता है उसको एक फाइल में सेपरेट रख लेते हैं
और ताकि उस फाइल को जस्ट इंक्लूड कर लेते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होगा जैसे आज हमने डैशबोर्ड डॉट पीएचपी की फ़ाइल बनाई, हमें वहाँ पे डीबी नेम टू टू दोबारा लिखना पड़ा। तो कल हम मज़ीद अगर हमने इसमें कोई फाइल्स वगैरह बनानी हो तो हमें बार बार ये डीबी नेम और ये चीज़ें डिफाइन नहीं करनी पड़ेंगी। वो चीज़ें हमारे पास एक बार हम लिख के एक फ़ाइल में रख लेंगे। सो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ और उसका मैं नाम रख देता हूँ db डॉट php। ठीक है, ये फ़ाइल बेसिकली सिंपल एक पीएचपी की फ़ाइल होगी और यहाँ पे पीडीओ का कनेक्शन होगा मेरे पास, और उसके बाद डॉलर पीडीओ सेट एट्रीब्यूट। सो ये दो लाइंस हम सिर्फ यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब मैं अपने डैशबोर्ड की फाइल में आता हूँ, ये दो लाइंस मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ये कनेक्शन चेक करने के बाद मैं यहाँ पे रिक्वायर करता हूँ db डॉट php। रिक्वायर भी कर सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं। रिक्वायर वंस भी एक फंक्शन होता है, वो हम रिक्वायर वंस db डॉट php, यानी एक बार इस फाइल को रिक्वायर कर लो, इसके अंदर इंक्लूड कर दो। सो इस लाइन से क्या होगा कि आपके पास जो db डॉट php फाइल के अंदर कोड लिखा होगा वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें एक जगह पे डेटाबेस का कनेक्शन हैंडल करना है और जहाँ पे उसको यूज़ करना है हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर वंस db डॉट php। टेक्निकली ये लाइन आपकी टॉप पे होनी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे उसको कर लेते हैं, सेशन स्टार्ट के बाद रख सकते हैं, पहले भी रख सकते हैं आप। सो अब हम क्या करेंगे कि प्रोसेस रजिस्ट्रेशन में जाते हैं, यहाँ से भी हम ये दो लाइंस रिमूव कर देंगे और टॉप पे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं रिक्वायर वंस। सेम हम लोग प्रोसेस लॉगिन से भी ये कोड ख़त्म कर देते हैं और टॉप पे सेशन स्टार्ट से पहले भी रख सकते हैं, बाद में भी ठीक है। सो रिक्वायर वंस db डॉट php। सो अब अगर हम देखें तो हर कोड यानी हर एक फाइल के अंदर हमारे पास वो रिपीटिशन जो थी ना कोड की, वो ख़त्म हो गई है। सो ये साथ साथ हमें ऑर्गेनाइजेशन कोड ऑर्गेनाइजेशन भी देखनी पड़ती है। ओके, सो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब टू डू आइटम्स मेरे पास आ गई। अब टू डू आइटम्स को हमने प्रिंट करना है। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक ना टेबल देख लेते हैं हम यहाँ से, गेट bootstrap.com, डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और उसके बाद सबसे पहले मैं ये दो स्क्रिप्ट यहाँ से उठा लेता हूँ, कोड में आते हैं और यहाँ पे मैं वो दो स्क्रिप्ट रख देता हूँ। ओके, सो उसके बाद बॉडी आएगी हमारे पास। बॉडी के अंदर अब मुझे एक टेबल लगाना है। टेबल से पहले मैं अपना कंटेनर बना लूँगा। कंटेनर के अंदर मैं जो है एक रो ओपन कर लूँगा और रो के अंदर लेट से मैं एक कॉलम 12 बना लेता हूँ। अब यहाँ पे योर टू डू आइटम्स UL LI एक सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका डिज़ाइन देख लेते हैं किस तरह से बनता है। ओके, सो योर टू डू आइटम्स एक हेडिंग आ गई। उसके बाद ULLI हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। सो यूएल एक उसने बनाया अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद उसने पीएचपी की ब्रैकेट्स ओपन की। सो पीएचपी का जो कोड होता है, पीएचपी और एचटीएमएल का कोड आपस में मर्ज होता रहता है, यानी एचटीएमएल के अंदर हम कहीं भी पीएचपी का टैग ओपन करने के बाद अपना पीएचपी का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे उसने क्या किया कि पीएचपी की ब्रैकेट्स ओपन की और उसके अंदर उसने एक लूप को स्टार्ट किया। लूप को स्टार्ट करने के बाद उसने यहाँ पे जो कॉलन का साइन लिखा है, ये कॉलन का साइन आपका मतलब आप ये कह लें कि एक एडवांस फॉर्मेट है। अगर हम इसको नहीं लिखते तो हमें इस तरह ब्रैकेट स्टार्ट करनी पड़ेगी और यहाँ पे हमें ब्रैकेट एंड करनी पड़ेंगी। सो अगर हम इस तरह लिखेंगे तब भी बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। लूप स्टार्ट हो रहा है ऊपर और उसके बाद यहाँ पे लूप एंड हो रहा है। इन बिटवीन जो चीज़ आ रही है वो एचटीएमएल की है और ये हमारी रिपीट होती जाएगी, जैसे हमने लूप को जब समझा था अपनी क्लास में। लेकिन जो ये फॉर्मेट है ये आपकी रीडेबिलिटी बढ़ाता है, यानी अगर मैं इस कोड को रीड कर रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है यहाँ पे फॉर ईच का लूप स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फॉर ईच का लूप एंड हो रहा है। सो टेक्निकली ये एक ही चीज़ है। कोड लिखने का एक बेहतर तरीका है आपका जब हम पीएचपी का कोड एचटीएमएल के अंदर लिख रहे होते हैं। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर ईच टू डू आइटम्स एज आइटम। ठीक है, टू डू आइटम्स हमने अभी प्रिंट करके यहाँ पे देख लिया था कि वो हमारे पास एक अरे आ रही थी। सो टू डू आइटम एज आइटम और उसके बाद लिस्ट ग्रुप आइटम एक सिंपल हमारे पास ये बूटस्ट्रैप का कोई डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन होगा, हम इसको देख लेते हैं कैसा दिखता है।
और उसके बाद अगेन पीएचपी की ब्रैकेट्स ओपन हो गई और उसके अंदर मैंने इको कर दिया जो भी आइटम के अंदर आइटम आ रही थी। सो आइटम के अंदर आइटम का क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो कॉलम नेम था वो क्या था। सो बेसिकली वो इस चीज़ को फैच करने की कोशिश कर रहा है। इस कॉलम का नाम हमारे पास टास्क है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हर एक टू डू आइटम जो उस यूज़र ने क्रिएट किया है उसको प्रिंट करते जाओ वन बाय वन। अब उसमें से प्रिंट क्या करना है, हमारे पास तो मल्टीपल कॉलम्स है ना यहाँ पे, यूज़र आईडी है, टास्क है, क्रिएटेड है, कंप्लीटेड है, क्या चीज़ प्रिंट करनी है। मैं कहता हूँ कि टास्क को प्रिंट करते जाओ, सिंपल, ठीक है, एल आई के अंदर। ओके, सो अब हम ठीक है, हमारा कोड ठीक है, इसको ज़रा चेक करते हैं। यहाँ पे हम जाके डैशबोर्ड डॉट पीएचपी की फाइल को मैं रिफ्रेश करूँगा। वेलकम टू डैशबोर्ड, हेलो एक्स वाई जी, योर टू डू आइटम्स, कुछ भी नहीं मेरे पास यहाँ प्रिंट नहीं हो रहा अभी भी, ऑब्वियसली क्योंकि मेरे पास कोई भी टू डू आइटम क्रिएट नहीं हुई है। ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आप देखिए जो हमने की है वो ये है कि हमने बॉडी के दो टैग ऐड कर दिए हैं और इसको मैंने अभी सिर्फ रियलाइज़ किया। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन दो टैग्स को यहाँ से कट करते हैं और इनको हमें रखना है हेड के अंदर। ओके, उसके बाद ये बॉडी का टैग मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, ये मेरा यहाँ पे आएगा। ओके, स्टिल हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद, थोड़ा सा डिज़ाइन ख़राब हो रहा है, इसको देखते हैं। HTML हेड और H1 H2, ओके, ये जो दो चीज़ें हैं आपकी, ये आपके कंटेनर से बाहर हैं, इनको आपका कंटेनर के अंदर आना चाहिए था यहाँ पे। ओके, तकरीबन हमारे पास सेंटर हो गया। हेलो एक्स वाई जी, सिंपल, योर टू डू आइटम। सो योर टू डू आइटम्स के अंदर अभी कोई भी आइटम हमारी ऐड नहीं हुई। मैं डीबी में जाता हूँ दोबारा से और टू डू आइटम्स के अंदर एक रो इंसर्ट करता हूँ, टू आईडी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई डेमो टास्क। क्रिएट करते हैं और देखते हैं हमारे पास, सो माई डेमो टास्क, मेरे पास एक आइटम यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है। सो वेलकम टू योर डैशबोर्ड, हेलो यूज़र नेम, ठीक है, योर टू डू आइटम्स, अभी के लिए एक आइटम मेरे पास यहाँ पे जो है प्रिंट हो रही है। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे मजीद आइटम अब ऐड करूँगा तो ये लूप चल रहा है और ये लूप मल्टीपल आइटम्स को प्रिंट करता जाएगा। अब ये तो है कि यूज़र की आइटम यहाँ पे जो प्री डिफाइंड पहले से डेटाबेस में पड़ी है हम उनको ला रहे हैं, लेकिन हमें एक और काम यहाँ पे करना होगा कि अब डेटाबेस के अंदर हमने डाटा को स्टोर भी करवाना है, जो टू डू अगर यूज़र कोई न्यू बनाता है। सो मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाता हूँ, इसको हम टॉप पे रखते हैं, योर टू डू आइटम्स, और उससे पहले यहाँ पे एक और रो क्रिएट करते हैं हम लोग, मेथड पोस्ट होगा, और उसके बाद हमें फॉर्म में क्या स्टोर करना है। बेसिकली हमारे पास एक इनपुट फील्ड होगी, ऐड न्यू टू डू आइटम, और उसके अंदर यूज़र अपना टू डू ऐड करेगा, ठीक है, उसका नेम टास्क है, और यूज़र उसको सबमिट कर देगा, ऐड आइटम पे क्लिक करेगा। इसका आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा कि सिंपल फॉर्म आ रहा है, फॉर्म के अंदर ऐड आइटम है, ऐड आइटम पे यूज़र जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे नीचे एक और आइटम ऐड हो जाएगी डेटाबेस के अंदर। इस डिफ़ॉल्ट आइटम को हम ख़त्म करते हैं यहाँ से, टू डू आइटम्स, और डिलीट कर देंगे। अभी के लिए कोई आइटम नहीं है। टू डू आइटम्स को थोड़ा सा मार्जिन टॉप देते हैं, यहाँ से MT5 दे देते हैं, थोड़ा सा नीट हो जाएगा ये। ओके, अब यहाँ पे ये जो फॉर्म मैंने बनाया है इसमें मेथड पोस्ट है और एक्शन। एक्शन में जैसे हमने लॉगिन किया था ना, जब लॉगिन डॉट पी की फाइल अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने एक्शन में लिखा था प्रोसेस लॉगिन डॉट पी कि उस फाइल पे लेके जाओ और वहाँ पे जो है वो मेरी लॉजिक लिखी है लॉगिन की, उसको एग्जीक्यूट कर दो। यहाँ पे अगर मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि इस फॉर्म को इसी फाइल के ऊपर सबमिट करो, डैशबोर्ड डॉट पी की फाइल पे ही इस फॉर्म को दोबारा से सबमिट कर दो। ये भी एक तरीका होता है कि अगर हमारी बैकएंड लॉजिक और जो हमारा फ्रंट एंड है वो एक ही फाइल के अंदर पड़ा हुआ है ना, तो हम फिर ये काम कर सकते हैं कि हम एक्शन में ये चीज़, ये कोई आप ये कह लें कि रिकमेंडेड वे नहीं है, लेकिन चूंकि अभी हम एक बिगिनिंग स्टेज पे हैं तो यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं कि फॉर्म एक्शन में मेरे पास सेम फाइल का एक्शन, और बाद में हम फिर इसको कोड को जब ऑर्गेनाइज करेंगे तो मजीद इसको नीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि जो मेरे पास डॉलर अंडरस्कोर सर्वर का रिक्वेस्ट मेथड है, अगर तो वो पोस्ट आ रहा है, और उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ चेक करूंगा कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के टास्क में कोई एम्प्टी चीज़ नहीं आई। डॉलर अंडरस्कोर टास्क डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का टास्क ये है बेसिकली, जिसका मैंने नेम टास्क रखा हुआ है। सो फॉर्म सबमिट हुआ, ये फॉर्म हैंडलिंग की सिंपल लॉजिक है कि अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, टास्क को डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट से मैंने उसको वेरिएबल में निकाल लिया। देन यूज़र आईडी इज इक्वल टू सेशन यूज़र आईडी, बेसिकली ये डुप्लीकेट हो रहा है, मैं इसी को ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे, और फिर हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंसर्ट क्यूरी, क्यूरी लिखो इंसर्ट इनटू टू डू आइटम्स, यूज़र आईडी, यूज़र आईडी मींस ये वाली यूज़र आईडी, ठीक है, जो सेशन में, और टास्क में वैल्यू उसने भी कॉलन टास्क लिख दिया। इसका मतलब वही है कि उसने प्लेस होल्डर डिफाइन किया और वो यहाँ पे बाइंड कर रहा है बाद में पैरामीटर को। बेसिकली इस चीज़ को ना लिखें हम, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि टास्क को यहाँ ख़त्म करेंगे हम, और इस तरह से सिंगल कोटेशन लगा के उसके अंदर मैं टास्क वेरिएबल दे रहा हूँ। सो टास्क मैंने क्या किया, जो फ्रंट एंड से यूज़र ने सबमिट किया था टास्क, उसको मैंने रिसीव किया, और डेटाबेस में मैंने दो चीज़ें इंसर्ट की, टास्क और उसके साथ साथ उस यूज़र की आईडी जो यूज़र लॉगिन है। क्यूरी को हमने प्रिपेयर किया और फाइनली हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दिया। सो डेटाबेस हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं, फिलहाल हमें कोई भी यानी टू डू शो नहीं हो रहा। यहाँ पे हम बनाते हैं माई फर्स्ट टू डू, ऐड करते हैं, माई फर्स्ट टू डू आ गया। सेकंड टू डू आइटम, ऐड पे क्लिक करूंगा, सेकंड टू डू आइटम। हम इस तरह यहाँ पे मल्टीपल अब टू डूज ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जब भी मैं ऐड आइटम पे क्लिक करूँ, ऐड आइटम पे मैं क्लिक करूँ तो ये फॉर्म बेसिकली सबमिट हो रहा है। अगर आप इस यहाँ पे ब्राउज़र में देखेंगे तो ये फॉर्म सबमिट होता है, वो क्विकली सबमिट हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे नज़र नहीं आता। सो ये मेरे पास मल्टीपल अब टू डू आइटम्स डीबी से आ रहे हैं। और अगर मैं डेटाबेस में जाऊँ यहाँ पे और टू डू आइटम्स के अंदर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़िलहाल मेरे पास 6 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए, 5 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं, और उसके अंदर जो यूज़र आईडी है वो क्या है, सभी रिकॉर्ड के अंदर यूज़र आईडी 2 आ रही है, ठीक है। इट मीन्स कि अभी जो लॉगिन यूज़र है वो जो स्टोर कर रहा है वो 2 है। सो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि एक लॉग आउट का ऑप्शन बनाता हूँ, इसी फाइल के अंदर हम जहाँ पे वेलकम कर रहे हैं उसके साथ मैं एक एंकर का टैग बना लेता हूँ, और एंकर के टैग के अंदर हम रख लेते हैं लॉग आउट डॉट पी, और इसका टैक्स आ जाएगा मेरे पास लॉग आउट। सो बेसिकली यूज़र को हम सिंपल एक ऑप्शन दे देंगे लॉग आउट करने की, और यूज़र जब उस पर क्लिक करेगा तो मैं लॉग आउट डॉट पी फाइल पे उसको ले जाऊँगा। लॉग आउट डॉट पी फाइल हमने कल बनाई थी, उस फाइल पे जाके हम सेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और यूज़र को लॉगिन पेज पे वापस ले जाते हैं। सो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, लॉग आउट की ऑप्शन आ रही है, लॉग आउट पे मैं क्लिक करूँगा, उसने मुझे लॉग आउट कर दिया। अब दोबारा से मैं डैशबोर्ड डॉट पी की फाइल पे नहीं जा सकता क्योंकि मेरा सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है, वो मुझे लॉगिन पे ही ला रहा है। सो लॉगिन से पहले अब मैं यहाँ पे एक न्यू अकाउंट बनाऊंगा, रजिस्टर करते हैं न्यू यूज़र, यूज़र वन कह लेते हैं उसको, user1@gmail.com, हमारे पास ईमेल आ गई, और यहाँ पे कोई भी पासवर्ड सेट कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन हुई हमारी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है। अब अगर मैं ट्राई करना चाहूँ कि मैं इसको लॉगिन डॉट पी की फ़ाइल पे लेके जाता हूँ पहले, यहाँ पे मैं अगेन जो मैंने यूज़र अभी रजिस्टर किया रिसेंटली उसकी ईमेल और पासवर्ड ऐड करते हैं, लॉगिन। सो मैं डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। अब इस यूज़र का कोई भी टू डू आइटम अभी मेरे पास शो नहीं हो रहा। डीबी में जो मेरे पास टू डू आइटम्स पड़े हैं, वो टू डू आइटम्स सारे के सारे लिंक कर रहे हैं उस यूज़र के साथ जिसकी आईडी 2 है, और वो यूज़र कौन सा है मेरे पास, एक्स वाई जी वाला जो भी हमने पहले बनाया था, ये 2 वाला यूज़र है, ठीक है। अभी इसकी आईडी 5 है। सो अब अगर यहाँ पे मैं कोई टू डू क्रिएट करता हूँ, माई फर्स्ट टू डू आइटम, ठीक है, और मैं इसको सेव करूँगा, एक टू डू आइटम आ गया। और डीबी में अगर मैं इसको इस रिकॉर्ड को देखूँ टू डू आइटम्स में जाके, सो यहाँ पे ये जो लास्ट रिकॉर्ड है इसकी यूज़र आईडी 5 स्टोर हुई है। 5 कहाँ से आया, ये मेरे पास यूज़र में जो यूज़र वन हमने रजिस्टर किया उसकी आईडी 5 है। सो अब ये रिलेशन है मेरे पास कि टू डू आइटम में चूंकि यूज़र आईडी 5 है, अब वो यूज़र ढूंढेगा कौन सा यूज़र है, तो वो यूज़र मेरे पास यूज़र 5 है। सो रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया, अब हर यूज़र अपनी टू डू आइटम बना पा रहा है, ठीक है। सो अगर हमारे पास लेट्स से इसको बोलते हैं रिलेशनशिप, रिलेशनल डेटाबेस भी, रिलेशनशिप यानी मल्टीपल रिलेशन हम इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं एक ई कॉमर्स वेबसाइट की, जैसे
हर यूज़र अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करे अगर किसी वेबसाइट पे जाके, दराज भी, जैसे दराज.com भी मल्टी वेंडर है, ठीक है, हर जो स्टोर ओनर है वो अपनी प्रोडक्ट ऐड करता है। अब डेटाबेस को अगर हम देखें तो उन्होंने भी डेटाबेस में इसी तरह से कोई सीन एस्टेब्लिश किया होगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिंक कर रही हैं किसी ना किसी यूज़र से, हर यूज़र अपनी प्रोडक्ट बना पा रहा है, ठीक है। इसी तरह जब ऑर्डर होता है तो हर यूज़र अपना ऑर्डर सेपरेट क्रिएट करता है। तो रिलेशनशिप डेटाबेस में जब हम इस्टेब्लिश करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्राइमरी की और फॉरेन की। एक टेबल की प्राइमरी की, यानी इस टेबल की प्राइमरी की आईडी है, अगर वो दूसरे टेबल में मैं यूज़ करूँगा तो वो एज अ फॉरेन की बिहेव करेगी। तो इस ये एक सिंपल रिलेशन हमने आज इस्टेब्लिश किया, इसको वन टू मैनी बोलते हैं, ठीक है। वन टू मैनी कैसे है? single user can have multiple to do items, so one user can have multiple to do items, it means ये one to many है। और अगर मैं to do items के परस्पेक्टिव से देखूं इस टाइम, सो ईच टू डू आइटम बिलोंग्स टू अ यूजर, ठीक है। सो यहाँ से बिलोंग्स टू का रिलेशन आ गया कि ये भी, अगर मैं एक सिंगल रो की बात करूँ, ये जो फर्स्ट रो है इसमें यूजर आईडी 2 है, मींस ये बिलोंग कर रहा है यूजर से। सो यूजर की परस्पेक्टिव से ये हैज़ मैनी है रिलेशनशिप, यानी हैज़ मैनी टू डू आइटम्स हैं ईच यूज़र के, और टू डू आइटम के परस्पेक्टिव से ईच टू डू आइटम बिलोंग्स टू अ सिंगल यूज़र। सो ये जस्ट आपने माइंड में रखना है, अभी इसकी डेप्थ में हम लोग जाएंगे आगे लारावेल के लेक्चर में, जब हम फ्यूचर में उसका स्टार्ट करेंगे तो। ओके, सो डैशबोर्ड डॉट पीएचपी की फाइल पे हमने दोनों काम कर लिए कि न्यू टू डू हमारे पास डीबी में स्टोर भी हो रहा है और उसके साथ साथ हमने टू डू की लिस्ट भी प्रिंट कर दी। सो अब मेरे पास दो एक्शंस अभी मिसिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेटाबेस में एक चीज़ रखी थी इज कंप्लीटेड। अगर मैंने कोई टू डू कंप्लीट कर दिया तो उसको मैं मार्क एज कंप्लीट कर दूं, वो मुझे कोई ग्रीन कलर में शो हो जाए, हम कह सकते हैं। और उसके अलावा एक डिलीट की ऑप्शन होनी चाहिए मेरे पास कि मैं टू डू को डिलीट कर सकूं। ओके, सो उसके लिए मैं यहाँ पे अब दो बटन्स बनाऊंगा। बटन्स भी बना सकते हैं, हम एंकर टैग बना लेते हैं। सो एंकर टैग बनाते हैं, उसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ। लेट्स से मैं उसको कहता हूँ कि डिलीट टू डू डॉट पी की फ़ाइल होगी। और इसको मैं एक वो क्लास वगैरह ऐड कर देता हूँ कि मेरे पास ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। डिलीट टू डू डॉट पी, और यहाँ पे क्लास हमने उसको दे दी बीटीएन डेंजर वगैरह और डिलीट का बटन। सो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके पास ये पीएचपी का टैग और उसके अंदर जो हमने इको किया हुआ है आइटम की आईडी। सो यहाँ पे हम करना क्या चाह रहे हैं कि यूज़र जब डिलीट के बटन पे क्लिक करेगा तो हमने एक फाइल बनाई होगी डिलीट डॉट पी, डिलीट टू डू डॉट पी। उस फाइल पे आपने लेके जाना है और उसके साथ साथ आपने गेट और पोस्ट की हमने बात की थी स्टार्ट में, गेट पैरामीटर में आपने एक आईडी लेके जानी है जिसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी टू डू डिलीट करना चाह रहे यूज़र उसकी आईडी। मैं यहाँ पे ब्राउज़र में जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी जो डिलीट का आपको बटन शो हो रहा है, आपने लेफ्ट जो है वो बॉटम पे देखना है मेरी स्क्रीन पे, इस जगह पे लेफ्ट बॉटम पे अगर आप देखें तो इस टाइम पे जो यूआरएल बन रहा है वो क्या है, डिलीट टू डू डॉट पी एच पी आई डी इज इक्वल टू 8, ठीक है। मैं इसको क्लिक भी करता हूँ और हमें यूआरएल शो हो जाएगा। सो यूआरएल क्या बना है, डिलीट टू डू डॉट पी एच पी आई डी इज इक्वल टू 8। अब आई डी इज इक्वल टू 8 क्यों है, आई डी इज इक्वल टू 8 इसलिए है कि मेरे पास ये जो लास्ट टू डू है जिसकी यूजर आई डी 5 है, इसकी आईडी यानी इसकी अपनी जो प्राइमरी की है, इसकी अपनी जो यूनिक आईडी है वो 8 है, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। आप क्या करो कि डिलीट डॉट पीएचपी पे जाओ और वहां पे आईडी का रेफरेंस साथ लेते जाओ। अब ऑब्वियसली डिलीट डॉट पीएचपी पे मैं क्या काम करूंगा, डिलीट डॉट पीएचपी पे मैं इस आईडी को रिसीव करूंगा और डेटाबेस में मैं वो वाला टू डू डिलीट कर दूंगा जिसकी आईडी 8 होगी, जिसकी आईडी की वैल्यू 8 होगी, ठीक है। तो चूंकि हमने आईडी को अपने माइंड में ये चीज़ हमने रखी हुई है कि आईडी हमारे पास थ्रू आउट दी टेबल यूनिक वैल्यू है, तो हम इस कॉलम की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं होगा कि मैं इसको डिलीट करूंगा तो मेरे टेबल से दो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऑलरेडी इस चीज़ का पता है कि हर आईडी की जो वैल्यू है वो हर एक रो की डिफरेंट है। सो अब हम यहाँ पे डिलीट डॉट पी की फ़ाइल बनाते हैं, न्यू फाइल ऐड करते हैं, डिलीट टू डू डॉट पी, और उसमें सबसे पहले हमें अगेन एक लॉजिक लिखनी है कि यूज़र अथेंटिकेट है तो यूज़र इस फाइल को एक्सेस कर सके। सो इफ डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और यहाँ पे हम चेक करेंगे यूज़र आईडी,
अगर तो है यानी सेशन के अंदर यूज़र आईडी है और उससे पहले हमें सेशन स्टार्ट करना पड़ता है। सेशन का कोई भी वैल्यू सेशन में कोई भी वैल्यू रखने के लिए या सेशन से कोई भी वैल्यू गेट करने के लिए हमें ये चीज़ चेक करनी पड़ती है, सेशन स्टार्ट करना पड़ता है सबसे पहले। सो उसके बाद रिक्वायर वंस अगेन db.php की फ़ाइल रिक्वायर कर लो। यहाँ पे हमने ऑलरेडी कनेक्शन स्टैब्लिश किया हुआ है, दोबारा से यहाँ लाइनें लिखनी नहीं पड़ेंगी हमें। उसके बाद चेक करो कि क्या गेट के अंदर आईडी आ रही है। अगर तो आ रही है तो इंट वैल बेसिकली आप ये कह लें कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इंट वैल नहीं करता ना तो यहाँ पे आईडी की वैल्यू है 8, स्ट्रिंग के अंदर 8 है, ठीक है। स्ट्रिंग है उसकी, उसके अंदर 8 लिखा हुआ है। और अगर मैं इंट वैल कर दूंगा तो मेरे पास 8 हो जाएगी, इस तरह से 8 यानी उसकी न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। सो उस उसके लिए इसने ये 8 इंट वैल यूज़ किया। ओके, उसके बाद उसने यूज़र आईडी निकाली, सेशन से यूज़र आईडी और डिलीट क्यूरी। डिलीट फ्रॉम टू डू आइटम्स वेयर आईडी इज इक्वल टू डू आईडी, ठीक है, एंड यूज़र आईडी इज इक्वल टू यूज़र आईडी। अब ये सेकंड कंडीशन हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? सो डिलीट की क्यूरी को पहले देख लेते हैं। अगेन चूंकि माई एसक्यूएल कल हमने डिस्कस किया था कि ये इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत क्लोज है, मतलब सिंपल वर्ड्स हैं इसमें। तो यहाँ पे उसने लिखा है कि डिलीट करो। कौन से टेबल से, यहाँ बताना पड़ेगा, डिलीट फ्रॉम टू डू आइटम्स, इस टेबल से डिलीट करो, वो वाली रो को डिलीट करो, ठीक है, जहाँ पे आईडी आपकी वो आईडी है जो आपने यूआरएल से रिसीव की है। अब यूआरएल से रिसीव कैसे हो रही है आईडी? मैं इस पर क्लिक करूंगा, आईडी 8 यूआरएल में पास हो गई और डिलीट डॉट पीएचपी की फाइल में मैंने उस आईडी को रिसीव कर लिया यूजिंग डॉलर अंडरस्कोर गेट आईडी। ओके, और उसके साथ सेकंड कंडीशन है, एंड की कंडीशन है बेसिकली, ये भी साथ में चेक करो कि यूजर आईडी वही यूजर की आईडी हो जो यूजर लॉगिन है। यानी इसका मतलब ये है, ये एक आप ये कह लें वैलिडेशन लेयर है हमारी, कि मैं अपनी टू डू आइटम डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन लेट्स से मैं किसी की आईडी गेस करता हूँ। यानी अगर ये यूजर लॉगिन है जिसकी आईडी आई थिंक 5 है, यहाँ पे यूजर्स में देखते हैं। सो मेरी आईडी 5 है, ठीक है, मैं इस टाइम लॉगिन हूँ, सेशन में आईडी 5 पड़ी हुई है। मैं ट्राई करता हूँ एक टू डू को डिलीट करने की जो जिसकी आईडी 6 है, ठीक है। अब वो क्या डेटाबेस में चेक करेगा कि आईडी 6 हो और साथ में यूजर आईडी 5 हो, लेकिन यहाँ पे यूजर आईडी 2 है, तो वो इसको डिलीट नहीं करने देगा, क्योंकि टेक्निकली एक यूजर अपने टू डू आइटम्स को तो डिलीट कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे यूजर के टू डू आइटम्स को डिलीट नहीं कर सकता। सो इसके लिए ये सेकंड वैलिडेशन लेयर आ गई हमारी, एंड भी हमने लगा दिया। अब उसके बाद प्रिपेयर करो और एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। और एग्जीक्यूशन के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली इस फाइल को रीडायरेक्ट कर देते हैं, हेडर लोकेशन डैशबोर्ड डॉट पीएचपी फाइल और एग्जिट, ठीक है। सो डिलीट करने के बाद वापस आप डैशबोर्ड की फाइल पे आ जाओ। ओके, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं और डिलीट पे मैं क्लिक करूँगा, वापस डैशबोर्ड की फाइल पे आ गया हूँ मैं, और मेरे पास टू डू आइटम ख़त्म हो गई है। डीबी से जाके देखते हैं, लास्ट रो मेरे पास ख़त्म हो चुकी है। अगेन मैं एक टू डू आइटम बनाता हूँ, माई टू डू आइटम, ऐड आइटम, ठीक है, डीबी में मेरे पास वैल्यू ऐड हो गई और उसके बाद मैं डिलीट कर सकता हूँ, वैल्यू डिलीट हो गई और वापस वो रीडायरेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि चूंकि मुझे यूआरएल पता है, ठीक है, मैं मुझे अब ये चीज़ पता है कि अगर मैं डिलीट डॉट पीएचपी लिखता हूँ, डिलीट टू डू डॉट पीएचपी और क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू कोई भी आईडी दूंगा यहाँ पे, तो मैं वो वाली आईडी डिलीट हो जाएगी। यानी आप ये कह लें कोई भी यूज़र बाईपास करने की कोशिश कर रहा है सिस्टम को इस टाइम पे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे टू डू आइटम आईडी देता हूँ 3 दूंगा, वो मुझे डैशबोर्ड की फाइल पे ले गया है, लेकिन उसने इस आईडी को जो फर्स्ट रो है यहाँ पे उसको डिलीट नहीं किया, वो लास्ट रो ये आपकी 5 वाली डिलीट हुई है। तो ये जो प्रोटेक्शन आप ये कह लें कि मजीद एक लेयर ऐड हुई है कि यूज़र आईडी भी साथ में चेक करो, इस वजह से यूज़र अपनी आईडी अपनी टू डू आइटम डिलीट कर पाएगा, दूसरों के आइटम डिलीट नहीं कर पाएगा। सो एक स्टेप हमारा हो गया डिलीट टू डू। फाइनली हमारे पास एक चीज़ रह गई है कि हम इसमें मार्क एज कंप्लीट का एक ऑप्शन ऐड कर दें कि ये वाला टू डू कंप्लीट है। सो यहाँ पे एक और बटन हम इस तरह से बना लेंगे और इसको कह देते हैं कि कंप्लीट टू डू डॉट पी एच पी, क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू, उसी तरह से पीएचपी की ब्रैकेट्स आ जाएंगे आपके पास, और इको करेंगे हम लोग डॉलर आइटम की आईडी, डॉलर आइटम आईडी, और यहाँ पे सेमी कोलन के साथ ही हम अपने पीएचपी की ब्रैकेट सेंड कर देंगे। सो अब आप यानी यूज़र को हम सिस्टम को हम ये बता रहे हैं कि जब यूज़र इस सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेगा, कंप्लीट के ऑप्शन पे, उस पे आपने क्या करना है कि डिलीट सॉरी कंप्लीट टू डू डॉट पीएचपी की कोई फाइल है और उसमें आपने यूआरएल में वो वैल्यू ले जानी है आईडी। सो आईडी के थ्रू ही हम सारे ऑपरेशंस अब परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे।
सो वापस आते हैं अपने ब्राउज़र में और पेज को रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे एक टू डू आइटम ऐड कर लेते हैं। अब इसके साथ दो ऑप्शन आ गए, डिलीट पे डिलीट हो जाएगा, कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो यही जा रहा है कंप्लीट टू डू डॉट पी एच पी और आई डी इज़ इक्वल टू 10। सो ये जो न्यू टू डू ऐड हुआ है इसकी आई डी 10 ही है और वो इस फाइल पे जा रहा है। सो इस फाइल पे अब हम लॉजिक हैंडल करेंगे अपनी टू डू को मार्क एज कंप्लीट करने की, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं कंप्लीट टू डू डॉट पी एच पी और इसके अंदर हमारे पास लॉजिक लिखी होगी इफ़ डॉलर अंडरस्कोर सेशन की यूज़र आईडी है। अब डॉलर अंडरस्कोर सेशन की अगर यूज़र आईडी है तो रिक्वायर करो डीबी, डीबी फाइल हमने ऑलरेडी बना ली है। उसके बाद गेट में अगर आईडी आ रही है तो टू डू आईडी गेट करो, सेशन से ये वाली आईडी गेट करो। अब हमारे पास जो क्यूरी चल रही है बेसिकली, इसने क्यूरी डिलीट की लिखी है, हमने यहाँ पे क्यूरी बनानी है अपडेट की। सो डॉलर अपडेट क्यूरी और इसके अंदर क्यूरी क्या होती है, अपडेट करने की। अपडेट करने की क्यूरी का सिंटैक्स होता है अपडेट, उसके बाद हम टेबल नेम लिखते हैं जिसको हमने अपडेट करना होता है और उसके बाद हम हर कॉलम की वैल्यू बताते हैं। जैसे अपडेट टू डू आइटम्स, इस टेबल को अपडेट करो और सेट करो कंप्लीटेड की वैल्यू को 1। उसके बाद हम बताते हैं वेयर, यानी कौन सी रो की मैं बात कर रहा हूँ, किस रो की और किस रो को अपडेट करने की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें हम दोनों चीजें बता रहे हैं, वेयर आईडी इज टू डू आईडी जो यूआरएल से आपको टू डू आईडी रिसीव हुई है, और उसके साथ साथ यूजर आईडी भी आपकी वही होनी चाहिए जो आपका लॉग्ड इन यूजर है। सो अगेन, जैसे डिलीट डॉट पीएचपी फाइल में हमने ये लॉजिक हैंडल की थी कि आपने अपने टू डू को सिर्फ डिलीट कर सकते हो, आप दूसरे के टू डू को डिलीट नहीं कर सकते। इस तरह यहाँ भी यही चीज़ है कि आप अपने टू डू आइटम को अपडेट कर सकते हो किसी और टू डू आइटम के, यानी लेट से मैं किसी और यूज़र की टू डू आइटम को मार्क एज कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो सिंपली मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये कंडीशन मेरे पास एंड की यहाँ पे अप्लाई हो रही है। और जहाँ पे जो कॉलम का नेम है हमारे पास उसको करेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास कॉलम का नेम था इज कम्प्लीटेड। इसके बाद हम क्यूरी को प्रिपेयर करते हैं और क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। आफ्टर एग्जीक्यूशन में क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली उसको हेडर लोकेशन दे देता हूँ डैशबोर्ड डॉट पी और कोड को यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। अच्छा, हेडर लोकेशन जब हम देते हैं यहाँ पे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि यहाँ से पेज हमारा रीडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये एक आप कह लें गुड प्रैक्टिस है कि हेडर जहाँ पे आपकी लोकेशन चेंज हो जाए ना पेज की, उसके बाद हम कोड को सिंपली एग्जिट कर दें। यहाँ पे हम आते हैं अब डैशबोर्ड डॉट पी की फाइल पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। कंप्लीटेड पे मैं क्लिक करूंगा, आईडी इज कंप्लीटेड यहाँ पे लेके गया लेकिन वो मुझे वापस नहीं लेके आया। इट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कंप्लीट टू डू में जाते हैं और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, टू डू आईडी और उसके बाद ओके। अब इशू क्या है, यहाँ पे देखें आपने सेशन से वैल्यू चेक करने की कोशिश की है लेकिन हमने सेशन स्टार्ट नहीं किया। अगर सेशन स्टार्ट नहीं है तो हम सेशन का कोई भी काम नहीं कर सकते और इस वजह से हमारा कोड जो है वो, ये इफ़ की कंडीशन आपकी नहीं चली और ब्लैंक पेज आपको शो हो गया सिंपली। मैं बैक करता हूँ और दोबारा से कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करूँ सिंपली वो मुझे डैशबोर्ड डॉट पीएचपी की फाइल पे लेके आ रहा है। लेकिन अगर डीबी में मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे ये जो लास्ट टू डू है इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। लास्ट टू डू की आप इस कंप्लीटेड की वैल्यू देखें तो वो 1 हो चुकी है, उसने अपडेट कर दिया इसको कि ये आपका टू डू कंप्लीट हो चुका है। अगर टू डू कंप्लीट है तो यहाँ पे कोई ना कोई इस तरह का हाईलाइट आना चाहिए मेरे पास। उसके लिए हम यहाँ पे एक बैज बना लेते हैं डैशबोर्ड डॉट पीएचपी फाइल और यहाँ पे मैं इस टास्क के बाद एक कंडीशन अप्लाई करूंगा। कंडीशन क्या है मेरे पास, अगर तो आपके टू डू का जो यानी लूप में आपकी जो टू डू चल रहा है इस टाइम, उसका इज कम्प्लीटेड है, यानी इफ इज कम्प्लीटेड का मतलब है कि उसकी वैल्यू ट्रू है, तो एक बैज ऐड कर दो कम्प्लीटेड का और जस्ट एक एंड इफ उसके बाद आ गया कि ये जो इफ का ब्लॉक है आपका, ये इसी तरह से है कि अगर जैसे मैंने फॉर ईच में एग्जांपल दी थी कि मैं यहाँ पे अगर इस तरह से ब्रैकेट लिखूं और एंड इफ के बजाय मैं यहाँ पे ऐसे एंड ब्रैकेट कर दूं तो ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन इस फॉर्मेट से हमारी रीडेबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है कि यहाँ पे इफ स्टार्ट हुई, यहाँ पे इफ एंड हो गई। इफ आइटम इज कंप्लीटेड मींस इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू को अगर इज इक्वल टू 1 करके करूँ
ये इसी के बराबर है कि मैं अगर इसको सिंपली इफ करके चेक करूँ, तो वैल्यू जीरो होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, कंप्लीटेड इसके साथ मुझे शो हो रहा है, ठीक है। मैं एक और टू डू बनाता हूँ, इसके साथ मुझे कंप्लीटेड शो नहीं हो रहा, ठीक है। मैं अगर इसको भी कंप्लीट करूंगा, यहाँ भी कंप्लीटेड का बैच आ गया, ठीक है। तो वो कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है कि जैसे जैसे इस कंप्लीटेड जिनका वन होता जाएगा वो मुझे मार्क एज कंप्लीटेड शो होते जाएंगे। अगेन अब अगर एक कंप्लीटेड है तो मुझे उसके साथ बटन भी नहीं आना चाहिए कंप्लीटेड का, ये भी लॉजिक हमें हैंडल करनी है। सो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करनी है। सो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि आज के दौर में हमें अ, इन बेसिक कंसेप्ट को समझना देखें थोड़ा आसान इसलिए हो चुका है, अगर मैं बात करूं एआई एडिटर की हेल्प से, यानी यहाँ पे उसने ऑलरेडी पूरे कंसेप्ट को समझ लिया है। यानी उसको पता है कि ये यूज़र काफ़ी देर से एक टू डू आइटम को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी सारी लॉजिक लिख रहा है ये डेवलपर। तो अब देखें वो मुझे एक जगह मैं एक चीज़ को करेक्ट करता हूँ, वो हर जगह मुझे उसकी सजेशन देना शुरू कर देता है। यहाँ पे उसने मुझे सजेशन दी, मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ जी मुझे जो है ना कंप्लीटेड का बैच चाहिए। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही पीएचपी टैग लिखा था उसने मुझे सजेस्ट कर दिया कि आप ये चीज़ चेक करना तो नहीं चाह रहे कि अगर इस कंप्लीटेड ट्रू नहीं है, यानी ज़ीरो है उसकी वैल्यू, तो ये बटन शो ना हो आपका। तो देखें सिंपली मतलब आसानी है कि मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा और हम इसको वापस चेक करते हैं। इन दोनों के साथ मेरे कंप्लीटेड के बटन गायब हो गए। मैं एक और टू डू आइटम ऐड करता हूँ, थर्ड टू डू आइटम। अब यहाँ पे कंप्लीटेड का ऑप्शन आ रहा है, सॉरी कंप्लीट का बटन आ रहा है लेकिन कंप्लीटेड का बैज नहीं आ रहा। सो इसको भी कंप्लीट कर दूंगा, इसका भी बटन खत्म हो जाएगा। सो एआई अगेन, जैसे हमने इस कोर्स के बिल्कुल स्टार्ट में भी एक चीज़ डिस्कस की थी कि एआई आपको बहुत अच्छे से असिस्ट करता है अगर आप अपनी फाउंडेशन को क्लियर करते हैं, अगर आपको पता है आप क्या करना चाह रहे हैं, तो एआई आपको साथ साथ असिस्ट करता जाएगा। आपकी बहुत सारा पीस ऑफ कोड वो खुद ही लिखना शुरू कर देगा, आपको हेल्प करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको आइडिया है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं उसे, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने कंप्लीटेड की लॉजिक भी लगा दी और आई थिंक सो हमारी एक कंप्लीट टू डू में यही चीज़ें होती हैं, टू डू आइटम ऐड करना, मार्क एज कंप्लीट करना, उसके बाद डिलीट करना। एक एरर मैसेज सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कि अगर किसी यूज़र का कोई टू डू नहीं है तो, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पीएचपी का टैग डालते हैं। अगेन ये चीज़ देखें आप, सिंपली मतलब उसको अब ये चीज़ आइडिया है कि हर पॉइंट पे वो, ज़ाहिरी बात है वो सुन तो नहीं रहा, यानी ये एआई एडिटर सुन तो नहीं पा रहा जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो गेस ठीक कर रहा है। अब जैसे ही उसने ये देखा कि यहाँ पे एक एंड फॉर ईच के बाद एक इफ कंडीशन लगाई है यूजर ने, सो इसका मतलब ये है कि यूजर यूजर अब ये चेक करना चाह रहा है कि अगर कोई टू डू आइटम नहीं है तो फिर नो टू डू आइटम्स फाउंड की एक ब्लैंक लिस्ट आइटम प्रिंट कर दो। रिफ्रेश करते हैं, नो टू डू आइटम फाउंड, वही चीज़ जो हम करना चाह रहे थे वो उसने खुद ही कर दी। ओके सो अगेन हम इसको थोड़ा सा रिवाइज एक कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। डैशबोर्ड डॉट पीएचपी की फाइल हमने सबसे टॉप पे अपनी कंडीशन चेक की कि यूज़र लॉगिन है, डीबी की फाइल को हमने सेपरेट कर दिया। उसके बाद हमने सेशन से यूज़र की आईडी निकाली। यहीं पे हमने एक लॉजिक हैंडल कर ली कि अगर यूज़र ने फॉर्म को सबमिट किया हुआ है, लाइक रिक्वेस्ट मेथड अगर पोस्ट है, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट कब होगा, जब ये फॉर्म सबमिट होगा विदाउट सॉरी, ये फॉर्म सबमिट हो रहा है जिसका एक्शन हमने ब्लैंक रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक में आएगा वो और टू डू को डीबी में डालेगा। डीबी में डालने के बाद सिंपली अगला कोड एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट कोड क्या है, क्यूरी बना रहा है वो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टू डू आइटम्स, सारे टू डू आइटम गेट करो जहाँ पे यूजर आईडी इस लॉगिन यूजर की आईडी है, ठीक है। वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया। ओके उसके बाद प्रिपेयर करके एग्जीक्यूट देन फेच ऑल, मीन्स सारे का सारा डाटा फेच करो। उसको हमने यहाँ पे लूप किया, फॉर ईच का लूप हमने चलाया हुआ है, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई की। अगर कंप्लीटेड है तो एक ग्रीन बैच शो कर दो, अगर कंप्लीटेड नहीं है, अगर कंप्लीटेड नहीं है उस केस में सिर्फ और सिर्फ आप बटन को शो करो। नॉट इज कंप्लीटेड देन आपने बटन शो करना है, अदरवाइज आपने बटन भी शो नहीं करना। एक और कंडीशन लूप के बाहर अप्लाई की हुई है कि अगर तो टू डू आइटम्स एम्प्टी है, टू डू आइटम्स ये मेरे पास ये वेरिएबल है जिसके अंदर मैं सारी की सारी फैच ऑल कर रहा था, सो सारी ब्लैंक हैं तो आप नो टू डू आइटम फाउंड का सिंपल उसको मैसेज दे दो। सो ये हमारी एक, आप ये कह रहे हैं कि छोटी सी एप्लीकेशन हमने रन टाइम पे बना ली टू डू आइटम्स की, जिसके अंदर हमने आज दो जो रिमेनिंग क्यूरीज थी वो भी कंप्लीट कर ली। तो CRUD एप्लीकेशन जो आपने नॉर्मली एक टर्म सुनी होगी,
क्रड एप्लीकेशन ये आगे आने वाले टाइम में जब आप इंशाल्लाह अपने जॉब की तरफ या फ्रीलांस कैरियर की तरफ जाएंगे, सो एक टर्म आप सुनेंगे बार बार, क्रेड एप्लीकेशन। सो क्रेड क्या होता है? चार एप्लीकेशन, अच्छा एक यानी किसी भी एप्लीकेशन के अंदर हर एक एंटिटी के ऊपर ना चार ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं। जैसे अगर मैं एक ब्लॉग साइट की बात करूं तो वहां पे एडमिन क्या कर रहा होता है? एक ब्लॉग को क्रिएट कर रहा है, उसको डिलीट कर रहा है, उसको अपडेट कर रहा है, या उसको यानी क्रिएट, अपडेट, डिलीट और रिमूव, सॉरी। सो बेसिकली चार हमारे पास जो ऑपरेशन है उसमें सबसे पहले है फेच, वो मैं मिस कर गया था। सो सेलेक्ट करो यानी लिस्ट गेट करो, चीज़ को डिलीट करो, इंसर्ट करो, अपडेट करो। सो चार ऑपरेशन है आपके। कोई भी एंटिटी आप उठा लें, अगर एक हम ई कॉमर्स वेबसाइट की एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे जैसे प्रोडक्ट होते हैं आपके पास। सो मैं क्या कर रहा होता हूँ? अपनी इन्वेंट्री को देख रहा होता हूँ, यानी गेट हो रही होती है डेटाबेस से, उसमें मैं मज़ीद चीज़ें ऐड कर रहा होता हूँ, इंसर्ट हो रही है। मैं कोई आइटम, कोई इन्वेंट्री डिलीट कर देता हूँ, वो डिलीट हो गई। या कोई इन्वेंट्री मैं अपडेट करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं किसी का स्टॉक अपडेट कर रहा हूँ, तो वो अपडेट की क्यूरी चल रही है। यही चार क्यूरीज से मिलके ही आपकी सारे के सारे ऑपरेशंस कंप्लीट होते हैं। सेम चीज़ जो अभी हमने ऑलमोस्ट 1 घंटे में बनाई है टू डू आइटम, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि फाउंडेशंस क्लियर होने के बाद हमें एआई इससे ज़्यादा हेल्प कैसे करेगा। अभी भी हमने देखा कि एआई ने काफ़ी सारा हमें हेल्प किया, काफ़ी चीज़ें वो खुद से राइट करना शुरू कर दी उसने, ठीक है। लेकिन अब अगर हमें आइडिया भी क्लियर है, हमें फाउंडेशन भी क्लियर है, तो क्या हमें ये जो कोड हमने लिखा है ये भी लिखना पड़ेगा, या इसमें भी हमें एआई कोई हेल्प करेगा? ठीक है, कंप्लीट फाउंडेशन बनाने में भी एआई हमें कोई हेल्प करेगा, इस चीज़ को हम अब देखेंगे। एजेंट के थ्रू एक कैलकुलेटर बिल्ड भी किया था जावास्क्रिप्ट और सीएसएस से, उसका काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट मिला था, डिज़ाइन भी उसने काफ़ी मज़े का किया था। सो हम इस एजेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में बहुत सारी ऑप्शंस अब आ गई हैं। काफ़ी सारे एआई एजेंट्स हैं जो डेवलपर को असिस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। सो अब हम देखते हैं कि इस टाइम पे जो मार्केट में काफ़ी जिसका ट्रेंड चल रहा है, और मैं पर्सनली भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारे और डेवलपर्स भी इसको यूज़ करते हैं, वो है कर्सर। कर्सर एआई के नाम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इनकी अपनी वेबसाइट से, कर्सर एआई से। और इसमें सिर्फ ये है कि हमारे पास इसका पेड वर्जन भी है और इसका फ्री वर्जन भी है। फ्री वर्जन पे हमें इतनी चीज़ें मिल जाती हैं जितनी अभी तक हमने वीएस कोड में देखी हैं, कि वो साथ से सजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन इससे बहुत सी एडवांस चीज़ें हम कवर अप कर सकते हैं कर्सर के अंदर। सो अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको जस्ट एक आइडिया देना चाहता हूँ कि एआई इस टाइम पे किस तरह असिस्ट कर रहा है आपको। ओके, हम चलते हैं एच टी डॉक्स में, और एच टी डॉक्स के अंदर मैं क्लास 8 और उसके साथ में कर्सर लिख देता हूँ, ताकि पता लग जाए कि हमने कर्सर से बिल्ड किया। क्रिएट करके उसको ओपन कर लेते हैं। सो राइट साइड पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रही हैं। आप अगर इस ड्रॉप डाउन को ओपन करें, फर्स्ट ड्रॉप डाउन को, यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन दे रहा है कि आपने एजेंट मोड यूज़ करना है, आपने प्लान करना है, या आपने कुछ पूछना है। तीन मोड होते हैं जनरल। एजेंट मोड क्या करता है कि आपके पास कोई भी चीज़ स्क्रैच से जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, यानी एक मॉड्यूल आपने पूरा बिल्ड करवाना है, तो आप एजेंट से कहते हैं। अगर आपको मॉड्यूल क्लियर नहीं है, यानी आपको उसमें कोई डाउट है, तो आप प्लान मोड से स्टार्ट करते हैं, कि पहले उसको प्लान करके दिखाओ कि आप कैसे बनाओगे, और मेरे से पूछो, और उसके बाद मैं अप्रूव करूँ तो आपने बनाना है, ठीक है। थर्ड मोड होता है आस्क। मुझे कोई क्वेश्चन है अपनी कोड लिखने के बाद या पहले, तो मैं इसमें पूछ सकता हूँ एआई के। ये चैट जीपीटी टाइप आप कह लें, आस्क में काम हो रहा है। इसके साथ जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे ये मल्टीपल एजेंट्स हैं। मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स अभी एआई डेवलपर को हेल्प कर रहे हैं, जिसमें सोनेट 4.5, ठीक है, क्लॉड की ही ये आगे है फर्दर, जीपीटी 5.2 लेटेस्ट है, उसके बाद ग्रोक है, उसके बाद कंपोजर 1, ये कर्सर का अपना एजेंट है। सो मल्टीपल एजेंट है, ठीक है, बहुत सारे एजेंट इस टाइम पे मार्केट में। अब कर्सर ने ऑप्शन दी है कि अगर आपको आइडिया है कि डिफरेंट एजेंट कैसा रिजल्ट देते हैं, आप एजेंट सेलेक्ट कर लो। अगर आपको आइडिया नहीं है तो हम इसको सिंपल ऑटो पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं अभी के लिए इसको 4.5 पे रखूंगा, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन मैं यहाँ पे प्लान मोड में चला जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इस ए एजेंट को कहूंगा कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, आप ना मुझे एक प्लान बना के दो कि आप किस तरह से करोगे। सो यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट किस तरह से देते हैं, ये टाइम के साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे ऑब्वियसली, कि प्रॉम्प्ट को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर मैं एक स्टूडेंट लेवल पे बात करूँ, तो स्टूडेंट लेवल पे किस तरह से मैं प्रॉम्प्ट दूंगा। ओके, मुझे टू डू ऐप बनवानी है, ठीक है। सो मैं करूँगा कि क्रिएट अ टू डू एप्लीकेशन
अब इसके साथ मैं उसको स्टैक बताऊंगा क्या यूज़ करना है आपने एप्लीकेशन बनाते हुए। यूज़ HTML, CSS, यहाँ पे ब्रैकेट में बूटस्ट्रैप लिख देता हूँ, यानी आप फ्रेमवर्क यूज़ कर लेना। यूज़ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट हमने अभी यूज़ नहीं किया, लेकिन जावास्क्रिप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर लेट्स से यूज़र ने कुछ ऐड किया है, उसके साथ ही हमने यूज़र को मैसेज देना है कि लेट्स से थैंक यू, आपका टू डू ऐड हो गया, या इस तरह की कोई भी चीज़ें तो हम जावास्क्रिप्ट से भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट रन टाइम पे यूज़र की इंटरेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। ये तीनों चीज़ें आपने जावास्क्रिप्ट एंड कोर PHP। ठीक है, या सिंपल PHP लिख देते हैं, एंड PHP। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे अब उसको कुछ सजेशन दूंगा। मैं कहूँगा डिज़ाइन जो है वो मेरा शुड बी नीट एंड मिनिमल। ठीक है, छोटा सा नीट सा डिज़ाइन हो, और यूज़ कूल एनिमेशंस। ठीक है, एनिमेशन भी यूज़ करो। फर्दर मैं क्या बता सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि लेट्स से कलर स्कीम। ठीक है, अब मैं उसको कहता हूँ कलर स्कीम यूज़ ब्लू एंड वाइट। ठीक है, दो कलर्स हम सिंपल यूज़ करके उसे कहते हैं कि हमारा टू डू बना। ओके, एंटर प्रेस करेंगे। प्लानिंग हमारी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। अब हमने देखना है कि कितनी देर में ये प्लान करता है। ओके, सो फर्स्ट थोड़ी सी थिंकिंग इसने की, और उसके बाद उसने कहा कि मैं आपको बना के दे सकता हूँ एक टू डू एप्लीकेशन, लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, क्वेश्चंस क्या हैं? फर्स्ट उसने कहा कि डाटा स्टोरेज के लिए आप क्या यूज़ करना चाहते हो? एसक्यूएल डेटाबेस, जेसन फाइल स्टोरेज, मल्टीपल है, मैं इसको कहूँगा एसक्यूएल। सेकंड, व्हाट फीचर्स शुड द टू डू ऐप इंक्लूड? बेसिक, ऐड, डिलीट, मार्क एज कंप्लीट, या स्टैंडर्ड, बेसिक एंड एडिट? उसके अलावा एडवांस भी फीचर मुझे पूछ रहा है कि ड्यू डेट्स के साथ, प्रायोरिटीज़ के साथ, कैटेगरीज के साथ, यानी लेट्स से मैं अपना टू डू बनाता हूँ और उसमें मैं कोई ड्यू डेट भी सेट करना चाहता हूँ कि मेरी मेरी परसों की ड्यू डेट है उस तरह की, तो मैं जो भी यानी जिस तरह का मैं बनाना चाहता हूँ, ये मेरे से यहाँ पे सजेशन पूछ रहा है। सो मैं दोनों क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, आप माई एसक्यूएल यूज करो। ठीक है, यूज माई एसक्यूएल। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका ये है कि बेसिक अभी के लिए, या हम स्टैंडर्ड टाइप ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। एडिट, टू डूज, फिल्टर बाय स्टेटस। हाँ जी, ये ट्राई करते हैं। बी, बी ट्राई करो, स्टैंडर्ड। ठीक है, अब हर एक एप्लीकेशन में ना प्लान मोड, आप ये अगर यूट्यूब वीडियो से भी कुछ देखें कि किस तरह से जो है वो जो सजेशन होती हैं काफ़ी मार्केट में जो बड़े डेवलपर्स हैं उनकी, तो वो ये सजेस्ट करते हैं कि एआई मोड में आप जब भी ए एजेंट से कोई फ्रेश चीज़ स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप प्लान मोड में पहले जाएं। उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि वो क्वेश्चंस हमसे कर लेता है, और क्वेश्चंस के बाद वो हमारे से एक फाइनल जो है ना प्लान तैयार करता है। ओके, फ्लो चार्ट उसने बना दिया कि फ्रंट एंड होगा, बैक एंड डेटाबेस स्ट्रक्चर उसने बताया मुझे क्या डेटाबेस स्ट्रक्चर वो बनाएगा। टू डूज में क्या होगा? आईडी, टास्क, स्टेटस, क्रिएटेड, एंड फाइल स्ट्रक्चर ये होगा उसके पास। कोड, सीएसएस स्टाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल, डेटाबेस डॉट पीएचपी की फाइल सेपरेट होगी, टू डू की फाइल सेपरेट होगी। ये सारा उसने मुझे कोड यहाँ पे बता दिया है। लेकिन एक चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो देखें टॉप पे उसने एक मिस्टेक की है। मिस्टेक हम ये कह सकते हैं कि हमने उसको सही से गाइड नहीं किया। उसने एक टेबल बनाया टू डू का, लेकिन अभी जो हमने रिसेंट एप्लीकेशन बनाई थी उसमें हमारे पास दो टेबल थे, यूजर आईडी भी और टू डू भी। सो अब अगर तो मुझे अगेन मुझे आइडिया है कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, तो मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन का कह सकता हूँ। मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि बिल्ड करो, यानी जैसा भी आपने प्लान बनाया बस स्टार्ट करो। सो चूंकि मुझे यहाँ पे आइडिया हो गया है कि थोड़ा सा ना हमें रिलेशन है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि देयर शुड बी एन ऑप्शन टू रजिस्टर एंड लॉगिन, so that each user can have his own to do items। ठीक है, ओके। उसने इस फाइल को थोड़ा अपडेट किया, यूजर अथेंटिकेशन सारी चीज़ें उसने अब लिखी हैं। अब देखें, यूजर्स का भी टेबल आ गया, और उसके साथ साथ हमारे पास टू डू का भी टेबल आ गया। सो अब आई थिंक सो हमारी सभी चीज़ें कंप्लीट है। क्रिएट डेटाबेस, पीएचपी डेटाबेस कनेक्शन बनाओ, रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स उसने यूज़ किए हैं एजेक्स के लिए, हम इसको बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि अब हमारा बिल्ड कैसा होता है। ओके, अब मैं इसको कहूँगा कि बिल्ड स्टार्ट करो, आप अपना काम स्टार्ट करो। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं हमारे फोल्डर स्टार्ट हो चुके हैं, उसके अंदर फाइलें भी उसने लिखना स्टार्ट कर दी हैं।
सेशन मैनेजमेंट और सारी चीज़ें वो अब यहाँ पे हैंडल करेगा, जो चीज़ें अभी तक हमने सीखी हैं। ओके, लॉगिन फाइल उसने क्रिएट कर दी है। यहाँ पे देखते हैं कोड हमारे पास आ गया है, 6 करेक्टर। कुछ वैलिडेशन भी वो साथ साथ ऐड कर रहा है। की फाइल के अंदर उसने दो फॉर्म रखे हैं, वेलकम बैक, यूज़र लॉगिन भी कर सकता है और रजिस्टर भी कर सकता है एक ही फाइल से। इंडेक्स पे उसने क्या रखा है देखते हैं, टू डू एप्लीकेशन है, ऐड न्यू टू डू, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। सो ये अब जावास्क्रिप्ट से हैंडल कर रहा है, यानी अभी हमने जो कोड बनाया था यहाँ पे क्या था कि हम जो भी चीज़ लिख रहे थे, पेज हिट करते थे, हम पीएचपी की फाइल हिट करते थे, वहाँ पे चीज़ स्टोर होती थी। लेकिन ये एक जेएस का फाउंडेशन बना रहा है, यानी हम जब पेज पे क्लिक करेंगे या बटन पे क्लिक करेंगे सॉरी, तो आपका पेज रिफ्रेश वगैरह नहीं होगा, आपकी एजेक्स के थ्रू डाटा स्टोर होगा। यानी वो एक टेक्निक होती है कि हम पेज को रिफ्रेश किए बगैर ही डाटा सेंड कर दें, यूज़र को पेज रिफ्रेश वगैरह ना करना पड़े, वेट ना करना पड़े, क्विकली डाटा डाटा सर्वर में सेंड हो जाए। तो उसके लिए ये चीज़ यूज़ होती है। ओके, अब कोड हमारा तकरीबन रेडी हो गया। अब ये रीडमी की फ़ाइल भी बनाता है, यानी कर्सर जब सारा काम कर लेता है उसके बाद एक रीडमी की फ़ाइल बना के देता है, कि मैंने ये जो काम किया है ये मैंने काम कैसे किया, ठीक है, ताकि जब लेट से इसको कोई मॉडिफाई करना पड़े हमें, तो हम वो रीडमी की फ़ाइल रीड करते हैं और उसके अंदर लिखा होता है कि ये काम किस तरह से हुआ। ओके, सो हो गया हमारा टू डू एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। अब इसको रिव्यू करते हैं, हम इंडेक्स फाइल देखते हैं, माई टू डू एप्लीकेशन, इसके लिंक आ रहे हैं, वेलकम के, नो टू डूज येट, ठीक है, लॉगिन फाइल, लॉगिन रजिस्ट्रेशन की लॉजिक हैंडल हो गई। फर्दर इसने क्या किया, सी एस एस जे एस सेपरेट फोल्डर्स हैं, ठीक है। सेटअप के अंदर उसने एक एसक्यूएल फाइल बना के रख दी है कि आप अगर एक टू डू ऐप की डेटाबेस बनाओ, ठीक है, पूरी क्यूरी उसने बना के रख दी है कि इसको एज इट इज़ आप रन करो, तो क्या होगा कि आपके पास दो टेबल डेटाबेस में बन जाएंगे और डेटाबेस भी बन जाएगी टू डू ऐप के नाम से। सो ये सेटअप करना अगर हम चाहते हैं इससे भी कर सकते हैं, यहाँ मैनुअली भी बना सकते हैं ऑफकोर्स। उसके बाद हम जाते हैं एपीआई डॉट पी एच पी फाइल में और ऑथ को देखते हैं, ऑथ के अंदर उसने क्या रखा हुआ है, कन्फिग डेटाबेस अगेन रिक्वायर वंस को जो हमने देखा था उसने यहाँ पे सेपरेट फाइलें बना दी उसकी। इसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाते, हमने भी फाइल सेपरेट बना के देखी है, इससे थोड़ी एडवांस तरीके से बना के देखी है। रिक्वायर ऑथ, गेट यूज़र आईडी, फंक्शंस बना लिए उसने, बेहतर अप्रोच यूज़ की है। ओके, सो अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, कीप ऑल, ठीक है, सारा जो आपने बनाया है मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ एज इट इज़, कोई भी हम इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं देखते। ओके, मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मेरी मेन फाइल है, और उससे पहले ये जो सेटअप है init डॉट एसक्यूएल के नाम से, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से, और डेटाबेस में मैं जाऊँगा, यहाँ पे एसक्यूएल में आपने जाना है और एज इट इज़ मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये दो क्यूरीज क्रिएट टू डू ऐप, यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट हो गई है टू डू ऐप के नाम से, और जिसके अंदर दो टेबल्स हैं, यूजर्स और टू डूज। अब इसने कॉलम थोड़े डिफरेंट यूज़ किए हैं, ठीक है। डेटाबेस हमारी बन गई। अब हम देखते हैं कि इसने कनेक्शन जब बनाया है यहाँ पे डेटाबेस में, कि नाम क्या रखा है, लोकल होस्ट है, टू डू ऐप है, रूट और ब्लैंक पासवर्ड। सो वही चीज़ें जो हम पहले भी कर रहे थे, फर्दर उसने फिर पीडीओ को दे दी और वो सारी चीज़ें। ओके, सो इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, हम ब्राउज़र में जाते हैं, लोकल होस्ट स्लैश क्लास 8 कर्सर। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिज़ाइन लुक एंड फील देखें कि उसने वाइट और ब्लू कलर जो मैं चाह रहा था, यानी वही चीज़ उसने यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है, अब यहाँ पे वो मुझे क्या कह रहा है, लॉग आउट, ठीक है, लॉग इन डॉट एच टी एम एल फाइल में सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करते हैं हम लोग bc bc एट gmail.com, पासवर्ड हम सेट कर देते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। ओके, वेलकम एबीसी, लॉग आउट कर सकते हैं आप। सो टू डू एप्लीकेशन बनाते हैं, टू डू बनाते हैं फर्स्ट अपना, माई फर्स्ट टू डू, ऐड टू डू एप्लीकेशन, टू डू आ गया हमारे पास। एनिमेशंस, होवर इफेक्ट बेहतरीन उसने यूज़ किया यहाँ पे। मार्क एज कंप्लीट करना है, उसका चेकबॉक्स आ रहा है, एडिट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। एक और बनाते हैं यहाँ पे, सेकंड टू डू ऐप,
ओके, दो टू डू हो गए मेरे पास, अब दोनों एक्टिव हैं, ठीक है, मैं एक को कंप्लीट करता हूँ, मार्क एज कंप्लीट किया, ये कंप्लीट भी है, इसके ऊपर लाइन भी आ गई है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो अब मेरे पास दो टैब्स हैं, मैं एक्टिव देखना चाहता हूँ या मैं कंप्लीटेड देखना चाहता हूँ या मैं ऑल देखना चाहता हूँ, तो वो सारी स्टेट उसने यहाँ पे मैनेज कर ली है। उसके बाद मैं एडिट करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ माई टू डू ऐप, ABC कर देते हैं, सिंपल एडिट करके देखते हैं, टिक करता हूँ मैं, एडिट हो गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ, एनिमेट होके वो डिलीट हो गया, और यहाँ पे मेरे पास एक एक रह गया, और मेरे पास लॉग आउट की ऑप्शन है, अगेन वापस मैं लॉग इन कर सकता हूँ, ठीक है। सो ऑब्वियसली जो हमने बनाया उससे बहुत बेहतर वर्जन है ये, हमने 1 घंटा टाइम स्पेंड किया, और इसने मेरे ख्याल से शायद इस पूरी कमांड यानी पूरी प्रॉम्प्ट को रन करने में मे बी 5 मिनट या 10 मिनट लिए हों, ठीक है, और इसने काफ़ी बेहतर वर्जन बनाया, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्या है, यानी यहाँ पे बहुत से डेवलपर का ये क्वेश्चन होता है कि अगर हमारे से बेहतर काम एआई कर रहा है तो हमारी क्या ज़रूरत है, जारी बात है, हम एआई से जिसको चाहिए वो, वहाँ पे एआई क्यों नहीं कर, वो एआई से क्यों नहीं करवा सकता। सो इशू कहाँ पे आता है कि जब एआई आपको असिस्ट कर रहा होता है तो एआई मिस्टेक्स करता है, ठीक है, और एआई की मिस्टेक्स को अगर हम एज इट इज़ एक्सेप्ट करना शुरू कर दें तो वो, यानी मिस्टेक्स साथ मिलते मिलते इतना सारा गार्बेज बन जाता है कि वो कोड बेस आपकी एडिट करने के काबिल भी नहीं रहती। यानी एक फुल फ्लैज एप्लीकेशन, अगर मैं, ये तो बहुत छोटी एप्लीकेशन थी टूटू की जो उसने बहुत अच्छे से बनाई है, ऑब्वियसली अब बहुत यानी एडवांसमेंट आ गई है, लेकिन स्टिल उसको लुक आफ्टर करने के लिए एक डेवलपर का होना इस टाइम ज़रूरी है। सो डेवलपर इस टाइम मार्केट में आप ये कह लें कि जॉब्स कम नहीं हुई, जॉब उल्टा ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है। अगर एक डेवलपर, यानी पहले 3 डेवलपर, लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास प्रोजेक्ट आता था और हम क्लाइंट को कहते थे कि ये प्रोजेक्ट डेवलप करने की हम 2 माह का टाइम उससे लेते थे। सो अब क्लाइंट को ये पता है कि इस प्रोजेक्ट को डेवलप होने के लिए 10 से 12 दिन चाहिए या 15 दिन चाहिए, क्योंकि अब एआई की मदद से हम बना सकते हैं, तो हम वो काम जल्दी कंप्लीट करते हैं, हम ज़्यादा प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, तो वो सारा काम उसी तरह से चल रहा है, सिर्फ चेंज क्या आया है कि डेवलपर अपना टाइम अब सेव कर सकता है यूजिंग एआई। सो इस तरह से इंशाल्लाह आने वाले जो अब लेक्चर होंगे हमारे, उसमें जो एडवांस स्किल्स हम सीखेंगे, लारावेल, रिएक्ट जेएस, और उसके बाद हमने एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन भी कवर करनी है इस कोर्स के अंदर। सो वो सारी चीज़ें अब हम एआई की हेल्प से, जो चीज़ें हमें क्लियर हैं, जिस पे हमें टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम एआई से कहा करेंगे कि आप ये बिल्ड करो, मीन टाइम में हम क्या करेंगे कि अपने स्ट्रक्चर वगैरह पे काम किया करेंगे, एडवांस चीज़ें सीखा करेंगे, और जो बाकी बेसिक चीज़ें हैं हम यही से कहेंगे कि हमारे लिए बिल्ड कर दो। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।